आज के इस वीडियो में हम हिंदी हायर और इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश की बुक में आप लोगों के 14 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है कमिंग होम और लास्ट चैप्टर का नाम है लिविंग होम। तो इस पेपर में, इस बुक में और आप लोगों के सिलेबस में यही 14 चैप्टर हैं। और आपका जो पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप लोगों के पास पैराग्राफ होंगे, उन पैराग्राफ के साथ 4 या 5 होंगे क्वेश्चन जो कि ऑप्शंस में होंगे, जिसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। और सेक्शन बी में भी आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है सेक्शन बी में। और यहाँ पे भी 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 या 4 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। 38 मार्क्स का ये पेपर है और इसकी तैयारी जान लीजिए आप लोगों को कैसे करनी है। आप लोगों को रेगुलर 7 दिन तक 45 मिनट भी अगर आप इस सब्जेक्ट को दे दें, 7 दिन तक 45 मिनट भी रोज के आप इस सब्जेक्ट को दे दें, 1 हफ्ता भी, तो आप बढ़िया नंबरों से पास हो जाएंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। यही बात मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताई थी कि यदि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। तो ये था आप लोगों का इंग्लिश का सिलेबस। अब बात की जाए हिंदी हायर की। हिंदी हायर आप लोगों का 4 भाग में बटा हुआ है। आपका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में है। सबसे पहला भाग है आधुनिक काल में हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार, जिसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है आज़ादी से पहले हिंदी भाषा का मानचित्र। इस टॉपिक में आप लोगों को आज़ादी से पहले हिंदी भाषा के बारे में बताना है कि उस दौर में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती थी। रहती तो वो हिंदी ही थी, लेकिन कहीं पे पहाड़ी हिंदी, कहीं पे खड़ी बोली, ऐसे इस टॉपिक में आप जानेंगे। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई 20 नंबर का सवाल नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कम से कम शब्दों में आपको जानकारी दे देनी है। और टाइम भी इस पेपर में आप लोगों के पास कम है, तो टाइम का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप शीट भरने में लग जाओ और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 20 नंबर का आंसर आप लिख दो और बाकी का पेपर छोड़ दो, तो ऐसा ना हो। दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलनों में हिंदी की भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी की भूमिका ये एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप हिंदी बोलते हैं और जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको हिंदी भाषा पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि इस टॉपिक में आप जानेंगे कि आज़ादी के आंदोलनों में हिंदी भाषा की कितनी बड़ी भूमिका थी। राष्ट्रीय आंदोलनों में हमारे नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, राजनेताओं, क्रांतिकारियों की तो अतुल्य भूमिका थी ही, लेकिन हिंदी की भी एक बड़ी भूमिका थी, जिसने जनसाधारण को, आम जनता को क्रांतिकारियों, राजनेताओं के विचारों से जोड़ा था और राजनेताओं, क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाया था। जिसने लोगों को एकजुट किया था वो हिंदी भाषा थी, जिसने लोगों में देशभक्ति जगाई थी वो हिंदी भाषा थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन में और हमारी स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं हिंदी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि आप इस टॉपिक में जानेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा आज़ादी के बाद हिंदी भाषा का स्वरूप और विस्तार। जैसे एक माता पिता बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, उस बच्चे को काबिल बनाते हैं, बचपन से लेके जवानी तक उसका पालन पोषण करते हैं और बाद में वो बच्चा कामयाब होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद अपने ही माता पिताओं को बोझ समझने लगता है। वही हालत हिंदी की हुई। हिंदी के साथ क्या क्या हुआ ये आप इस टॉपिक में जानेंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय आंदोलनों में हिंदी की भूमिका है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना और इस क्वेश्चन का
आंसर जो है अच्छे से तैयार करके जाना। और आज़ादी के बाद हिंदी का स्वरूप और विस्तार ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा एवं मानक भाषा के रूप में हिंदी, ये भी आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है, जिसमें संपर्क भाषा और राजभाषा एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़ना। सेक्शन बी में आप लोगों का है संचार माध्यमों में हिंदी के विविध रूप। इसमें सबसे पहला टॉपिक है संचार माध्यमों की अवधारणा। सेकंड है प्रिंट मीडिया में हिंदी भाषा के विविध रूप, समाचार के विविध रूप और उनकी भाषा, फीचर की भाषा, संपादकीय भाषा। जिन जिन लोगों ने सीबीएसई से 11वीं और 12वीं पास की है उन लोगों को याद होगा कि हिंदी यदि आप लोगों के सब्जेक्ट में था तो हिंदी के साथ एक बुक थी जनसंचार माध्यम और अभिव्यक्ति। वो बुक जो है वो यहाँ यूज़ है। वो बुक के जितने भी टॉपिक हैं लगभग में वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जिन जिन लोगों ने वो बुक पढ़ी होगी वो लोगों के लिए टॉपिक आसान है, और जिन्होंने बुक नहीं भी पढ़ी है उन लोगों के लिए भी कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये एसओएल की बुक में भी बहुत बढ़िया तरीके से ये सारे टॉपिक समझाए हुए हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और फीचर की भाषा, संपादकीय भाषा, फीचर लिखना भी आप लोगों को आना चाहिए। बहुत बार फीचर लिखने के बारे में भी आ सकता है। थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदी भाषा के विविध रूप, समाचार की भाषा, मनोरंजन की भाषा और विज्ञापन की भाषा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आप लोगों को पढ़ना है वो है विज्ञापन की भाषा। ये क्वेश्चन भी आने के पूरे चांस है, इस क्वेश्चन को भी ज़रूर पढ़ना है। सेकंड पे समाचार की भाषा भी आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर है कार्यप्रणाली हिंदी, जहाँ पे आप लोगों को कार्यप्रणाली पत्र लेखन, सरकारी और व्यावसायिक यानी कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो आप लोगों को लिखना है। और शायद आप लोगों ने 12वीं में जिन लोगों के पास जो सीबीएसई से थे उन लोगों के पास इंग्लिश में आप लोगों को सिखाया गया होगा जॉब लेटर, तो उसी को यहाँ पे हिंदी में लिखना है, जिसे यहाँ पे कहा जाता है आवेदन के लिए पत्र। तो वैसे ही बायोडाटा वगैरह लिखना है। एसओएल की बुक और किंग चैंपियन में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे हमें ये लिखना है। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब मुहावरे हैं और एक है आप लोगों के पास पारिभाषिक शब्दावली। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो आप लोगों को इंग्लिश के मुहावरे जितने भी आप लोगों के सिलेबस में है, जो एसओएल की तरफ से आप लोगों को एक बुक मिली है डायरी की तरह, वहाँ पे वो सारे वर्ड हैं। एसओएल की बुक में भी ये वर्ड्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जो जो मुहावरे हैं और वर्ड्स हैं वो आप लोगों को याद करने हैं, जिसमें आप लोगों के पास पेपर में ऑप्शंस भी होंगे। और उन ऑप्शंस में से मतलब कि आप लोगों को मान लीजिए कि 8 वहाँ पे वर्ड होंगे, जिसमें से आपको 5 के वहाँ पे जवाब लिखने हैं। वर्ड्स जो होंगे बिल्कुल इंग्लिश में लिखे होंगे, आपको सिर्फ उसे हिंदी में उस वर्ड का मतलब बताना है बस। और मुहावरे भी जो हैं आपके इंग्लिश में लिखे होंगे, जिसको आपको हिंदी में अपने पेपर पर लिखना है, आंसर शीट में लिखना है। फिर है पल्लवन और संक्षेपण, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। पल्लवन और संक्षेपण ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, जिसके बारे में आप लोग बहुत ध्यान से सुने। पल्लवन में क्या है कि आप लोगों के पास टॉपिक होगा, जैसे 12वीं में निबंध लेखन था वैसे ही आपको उस टॉपिक के बारे में बढ़ा चढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में लिखना है। तो पल्लवन में क्या है कि जो टॉपिक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में लिखनी है, जितनी आपके पास जानकारी है वो वहाँ पे लिख देना है। 3 या 4 ये भी ऑप्शन में होंगे, जिसमें से आपको कोई एक करना होगा। और संक्षेपण में क्या है कि आपके पास पूरा पैराग्राफ होगा, जिसको आपको छोटे रूप में लिखना है। जैसे 12वीं में इंग्लिश में नोट मेकिंग था, वैसे यहाँ पे संक्षेपण है कि आपके पास पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के मेन
पॉइंट्स आपको लिखने हैं, छोटे रूप में लिखना है, बात आपको वही समझानी है, लेकिन छोटे जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको छाट के लिखना है, छोटा रूप उसका लिखना है। तो ये संक्षेपण है। तो बस यही है आप लोगों के हिंदी का सिलेबस। और भी आप लोगों के ज़रूरत की वीडियो है जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें। और कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। फर्स्ट ईयर में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।